तो ऐसे ही पढ़ते रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है, और सारे सरप्राइज मिल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, सेकंड पॉइंट। कल हमने रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट निकाला था, तो क्या आया था? रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये मत करना, ठीक है। आर नॉट क्या था? 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये बोहर रेडियस बोलते थे इसको, और रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? एन स्क्वायर बाई जेड। ग्राफ बनाया था हमने, याद आ रहा है? 4-5। आ जाओ। velocity of electron in nth bohr orbit। नेक्स्ट लिखिए आप लोग सेकेंड है इसमें, velocity of electron in nth bohr orbit। चलो, ये न्यूक्लियस था और ये सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा था? इलेक्ट्रॉन। मान लो nth ऑर्बिट है, ठीक है, और उसकी, हाँ, जो उसकी रेडियस क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी सिमिलर टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस था पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज है। इसको अट्रैक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये न्यूक्लियस ना, अगर ये घूम रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा था? कूलम्बिक फोर्स। तो एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? आर होगा, ठीक है। चलो, क्यों? कूलम्बिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता था ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाई आर, वही तुम्हें बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे बताओ, इसके सेंटर के बाहर जो ये फोर्स फील करे, भाई जब आप घूम रहे होते सर्कल में तो फोर्स बाहर की तरफ फील करते हो क्या? है? कभी वो ब्रेक डांस वाला झूला झूला जिसमें गर्दन वगैरह के टूटने का खतरा रहता है, कभी भी मोड़ देता है। मैं तो उस पर गया नहीं अभी तक, मैं बाहर से देखता हूँ, अच्छा लगता है बाहर से देखते। तो वैसे ही वो जो पर्सन घूम रहा है उसमें देखो, वो बाहर की तरफ फोर्स फील कर रहा होता है क्या? ठीक है, वो घूम भी रहा होता है और वो जिस पे बैठा वो भी अपना घूम रहा होता है, दोनों ही घूम रहे हैं, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पे वो पूरा सेटअप है वो खुद घूम रहे हैं, और जिस पे वो भाई साहब बैठे वो खुद, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर, और इधर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। अच्छा, तो पहला इक्वेशन हमने क्या बनाया था? एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो भाई, आर क्या है? रेडियस है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, अच्छा, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो एम वी स्क्वायर इंटू आर बराबर के जेड स्क्वायर। थोड़ा सा और अरेंज करो इसको, एम वी आर इंटू वी बराबर के जेड स्क्वायर। मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और बोर्स का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या बोलता था? इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट से घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? तो पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों इक्वेशन, अपने को तो वेलोसिटी चाहिए इन बोहर ऑर्बिट। एम वी आर से एम वी आर, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? वी बराबर, अब यहाँ पे आ गया, तो के की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो के ई स्क्वायर अपॉन में एच अपॉन में 2 पाई, इसको एक साथ रखो, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है इंटू जेड बाई एन, जेड बाई, अच्छा, वी बराबर, ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई अपॉन में एच लिख सकता हूँ क्या? इंटू के की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू ई स्क्वायर, बाहर क्या होगा जेड अपॉन में एन, 2 पाई से ये कैंसिल 2, तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट आया वो कितना आया, ई स्क्वायर अपॉन में, हाँ, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच जेड अपॉन में एन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12, एच की वैल्यू 6 ये सब रखोगे ना और सॉल्व करोगे तो जो वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, ये याद रखना चाहिए रिजल्ट। तो यहां से क्या मिला आपको, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे जैसे आप ऑर्बिट से दूर जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होता जाएगा क्या, ठीक है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है, ओके। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ जल्दी से बताओ, इधर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्वांटम नंबर एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन, y प्रोपोर्शनल टू x, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो और दूसरा ग्राफ हाइपरबोला रेक्टेंगुलर ऐसे बने। अच्छा अगर मैं एक ग्राफ और बनाना चाहता हूँ, ये ग्राफ मुझे सारा बताएं कैसे बनना है, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, v वर्सेस 1/m कैसे बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस 1/m का ग्राफ कैसे, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगा, ठीक है, वेरी गुड। भाई v कहाँ है, y एक्सिस पे, और 1/n कहाँ है, x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ बनेगा और ये ओरिजिन से पास है, ठीक। अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड, ये स्लोप होगा इसका, ठीक है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ आप लोग बना लीजिए। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 2.2 इंटू 1.18 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2.2 इंटू 10⁻6, ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते थे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूक्लियस में जो चार्ज है प्लस जेड ई, ठीक है। और बाहर कौन घूमता था, हाँ ठीक, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। चलो अब इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, v है। अच्छा इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, कोलम्बिक फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा। ये बाहर की तरफ इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r, और उसको बैलेंस करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mv²/r। तो अगर मैं लिखूं mv²/r बराबर क्या लिखोगे, k q1
मान लो जेड ई और क्यू टू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, आर को आर से कैंसिल कर, तो क्या एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाई आर, सॉरी ये कुछ ये आएगा अपना रिलेशन। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लिखना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कब कब बनेगा, जब इसमें हाफ को मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस जो ऑपरेशन इस तरफ कर रहे हैं उस वही ऑपरेशन इस तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। चलो तो ये क्या है अपना काइनेटिक एनर्जी, यही तो है, मैकेनिक्स में ही तो पढ़ते आ रहे हो भाई, मास इसका कुछ होगा एम, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा ना एम, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, हाँ अच्छा सर आर की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, बिल्कुल पुट करना पड़ेगा यहाँ पे आर की वैल्यू, क्या थी आर की वैल्यू, हाँ उसके पहले बताओ जो मैंने एप्सिलॉन नॉट ये सब करके बताया, हाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर। अब बताओ आर की वैल्यू क्या थी, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर और हाँ पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये था क्या, ठीक। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम ई स्क्वायर, ये सब ऊपर चला जाएगा, अच्छा पाई से पाई कैंसिल, और ये एम ई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम जेड ई की पावर में 4 डिवाइडेड बाई, ये 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा क्या, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये जेड ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला सर ये रिलेशन आ रहा है, एम जेड ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। हाँ बिल्कुल जेड का स्क्वायर किया है ना, जेड ऊपर गया, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। चलो पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दूसरा इसमें लिखो पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड, हाँ अरे जेड यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने, एम ई स्क्वायर लिखो, सी एम ई की पावर, ठीक है अभी सही। सेकंड देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ते आ रहे हो, क्या लिखूंगा यहाँ पे, सुमैया आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा इस सिस्टम के लिए, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो फोर्स होता है, आर होगा, ठीक है, अच्छा के जेड इंटू ई, मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त क्या बोलेंगे, साइन के साथ रखेंगे ना चार्ज को, माइनस ई, ये हमेशा याद रखना, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखना, डिवाइडेड बाई आर, तो यू बराबर क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये आया था। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ के जेड ई स्क्वायर, अगर मैं इसको नीचे लिखूं यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी तो है, बराबर हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यही तो है ना, यहाँ पे क्या है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी बताओ, अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे फिर से यही बनेगा,
मैंने सिर्फ एक बार पुट करके दिखा दिया आपको कैसे करना है। एट द एंड अपने को रिजल्ट ही याद रखना है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को अगर मैं टी से डिनोट करता हूँ तो क्या आएगा, टी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट पे ये जो मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूँ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। रिविजन कर रहे हो ना घर पे मैकेनिक्स वगैरह। नेक्स्ट टेस्ट में क्या आने वाला है मैकेनिक्स में, रोटेशन। तो क्या चाह रहे हो, कैसा पेपर बनाया जाए रोटेशन का, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट लेवल हम रखेंगे। और कौन सा टॉपिक है, ईएम वेव एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तो ईएम वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आसान है, रोटेशन वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो हाफ के क्या लिखा है, जेड इंटू ई स्क्वायर, हाफ के जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अच्छा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। एक बात बताओ क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्व करोगे तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर आएगा क्या। देखो ना यहाँ पे, अगर ये वन है, ये क्या उसका जस्ट हाफ है ना। के जेड स्क्वायर बाई आर को मैं वन मान ले रहा हूँ, तो के जेड स्क्वायर बाई टू आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो माइनस वन प्लस हाफ क्या होगा, माइनस हाफ होगा। समझ में आई, समझ में, समझ में आ रहा है? जरा अचानक से ऐसे पूछा मत करो, हमारा दिमाग वहां पे था। ये देखो टोटल एनर्जी आ गई, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन वगैरह अगर सॉल्व किए होंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहां पे देखा होगा रेशियो पूछ लेता था, टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो हम रेशियो निकालने चल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लो, ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। पहला ये हो गया, ये रिजल्ट हो गया और ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। अच्छा, अब मैं फर्स्ट आपसे कौन, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या गया है, निगेटिव आ गया क्या। अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो सिस्टम कहा जाता है बाउंडेड इन नेचर है। क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, क्यों भाई, याद करो जब मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो टोटल एनर्जी क्या आया था। हाँ, नहीं नहीं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। पहला चैप्टर तो वही पढ़ा था मैंने यहाँ के। हाँ? मैंने भी काफी इंप्रूवमेंट किया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। क्या था, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, यही था क्या। मैंने बोला था ना सिमिलरिटी देखो, यहाँ पे के की जगह पे जी लगाओ, एम वन एम टू बाई आर, सब रखा हुआ तुम्हारे साथ। एनालॉजी बिल्कुल बना लो, जैसे कल मैंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पढ़ाई आपको, एक तरफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टेम्परेचर। ठीक है, आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए, तब जाके चीजें आसान होती है। चलो, अब मैं यहाँ पे बोर्ड नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है, इफ टोटल एनर्जी, if total energy of the system, if the total energy of the system, then system is said to be bounded in nature. ठीक है, then system is said to be bounded in nature. जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम आएगा वैसे वैसे बच्चों के नंबर्स कम होते जाएंगे, यहाँ मतलब नंबर मतलब आने के है, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है सर हमारा नंबर नहीं है, आपका नंबर बढ़ेगा और कुछ ही बच्चे आएंगे। ठीक है, if total energy of the system is negative then system is said to be bounded in nature. ठीक है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर ध्यान से बोलो,
ये जो इलेक्ट्रॉन इसको बाउंड किसने किया है, न्यूक्लियस ने, ठीक है, ओके। चल, जैसे इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, ये लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, ठीक। अभी मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करा दूंगा ग्रेविटेशन से, तो थोड़ा और अच्छा होगा। कर्टल्स, ओके। ठीक है, चलो अब आपको ये बताना, पहला यहाँ पे लिख लिया है, ये ध्यान दो। फर्स्ट मैं पूछ रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी का रेशियो क्या है, टोटल एनर्जी। थर्ड मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी का रेशियो क्या है। चलो ये आपको बताना है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, हाँ हाफ के जेड स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर है ना भाई, हाँ, ये तो बिल्कुल याद ही रखना है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ा था, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तीसरा टोटल एनर्जी क्या पढ़ा था, माइनस के जेड स्क्वायर बाई टू आर, वही हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निगेटिव है, तो सिस्टम क्या है, बाउंडेड इन नेचर है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने बाउंड किया हुआ है, न्यूक्लियस ने बाउंड किया हुआ है। अब रेशियो निकालो। तो पहला क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वन माइनस वन बाई टू आ रहा है, ठीक है, लिखो यहाँ माइनस वन बाई टू, ठीक है। चलो दूसरा क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी क्या आ रहा है, माइनस वन अपॉन वन। मैं जितना काइनेटिक एनर्जी प्लस में है उतना ही टोटल एनर्जी माइनस में, ठीक है, तो माइनस वन। और थर्ड क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी, तो क्या आएगा, टू आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, टू, तो ये टू आएगा। आई होप आपको रेशियो समझ में आया। आस्क्ड इन नीट, ये तीनों पे ही क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर जाते जा रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है। चलो तो देख लेते हैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। तो बताओ एनर्जी वर्सेस आर, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता सर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाएंगे, ऐसे बनेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो गए, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ। जस्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, बस नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी हो गया, ये टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, इसके भी नीचे बनेगा, ठीक है, वो नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या सेम ग्राफ हम ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हुए हैं, सेम ग्राफ जाना है घर पे शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो मैंने ग्रेविटेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ, एक मास है, प्लेनेट है जिसका मास है m1, एक छोटू सा मास है जिसका मास है m2, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है r, मान लो। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आई थी क्या आई थी, माइनस जी m1 m2 बाई r। काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, जी m1 m2 बाई टू r। टोटल एनर्जी क्या आया था, माइनस जी m1 m2 बाई टू r। बाइंडिंग एनर्जी क्या आई थी, बाइंडिंग एनर्जी जी m1 m2 बाई टू r। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग का मतलब किसने बाउंड किया हो, किस एनर्जी ने, ये बाउंड किया हो ना। अगर मैं इस एनर्जी को किसी तरीके से जीरो कर दूं, किसी तरह से टोटल एनर्जी क्या कर दूं, तो क्या वो छोड़ के चला जाएगा, तो माइनस जी m1 m2 बाई टू आता है ना, इतना ही ऐड कर दो, तो जीरो हो गया सिस्टम के पास एनर्जी। अगर सिस्टम के पास एनर्जी जीरो हो गया तो वो
छोड़ के बाहर चला जाए। अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सारी चीजें हम सेम पढ़ते थे, तो इसमें भी ग्राफ ऐसे बनाता था मैं, आर और ये एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ होता था, ये टोटल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल सॉरी ये टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। चलो चलो थोड़ा सा एनर्जी के बारे में और पढ़ेंगे। ये ग्राफ वगैरह बना लिया आप लोगों ने? हाँ, ठीक। चलो अभी थोड़ा सा एनर्जी के बारे में और पढ़ते हैं। एनर्जी आपने क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। अच्छा, क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है क्या मैग्नीट्यूड में? तो काइनेटिक एनर्जी का जो एप्सिलॉन नॉट वाला रिलेशन था वो क्या आया था, जल्दी से बताओ। माइनस क्या रिलेशन था? एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये था क्या, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमने टोटल एनर्जी क्या बोल दिया था, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा अभी यहीं पे देख लेते हैं टोटल एनर्जी ये जो आई। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको इस पूरे रिजल्ट्स को, जो टोटल एनर्जी आएगी, या इसी को हम ई भी बोल देते हैं कई बार, ई बराबर ये आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आएगा टोटल एनर्जी आपका, ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन पूरे रिजल्ट्स को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू है ना, ये आर इंटू एच इंटू सी के बराबर है। मतलब अगर यहाँ से मैं दिखाना चाहूँ तो आर बराबर आएगा 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी, ये आर एच सी के बराबर है। तो आर बराबर क्या है, 13.6 एच सी। ये आर क्या है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और इसको अगर लगाओगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो आर की जो वैल्यू आएगी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स आता है। ये वैल्यू आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। अच्छा सर ने आपको ये भी पढ़ा होगा, 1 अपॉन में आर की जो वैल्यू होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। 1 अपॉन में आर की वैल्यू, ठीक है, 912 एंगस्ट्रॉम, ओके। और आर क्या है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा अगर मैं आर में एच सी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एच इंटू सी। इस टर्म को आर इंटू एच इंटू सी बराबर क्या आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आर इंटू एच इंटू सी बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नेक्स्ट है। और इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी। इस पूरे टर्म को ही क्या बोल देते हैं, रिडबर्ग एनर्जी। यही आपका रिडबर्ग एनर्जी, रिडबर्ग एनर्जी। हालांकि ये आएगा नहीं, सिर्फ आपके काम का ये डेटा है या ये डेटा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसका भी आप लोग ग्राफ बना सकते हो सिमिलर मैनर जैसे मैंने बनाया। यहाँ पे अगर ये तीनों का रेशियो एक साथ लिखना हो तो क्या करोगे, एक साथ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, लिख लो उसको, टोटल एनर्जी या रुको, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी, ये पूछ लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ओके। और टोटल एनर्जी क्या होता था, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। के जेड स्क्वायर बाई आर, के जेड स्क्वायर बाई आर, के जेड स्क्वायर बाई आर से कैंसर, तो क्या आएगा 1/2 इज टू -1 इज टू -1/2। अब अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में तो क्या आएगा, 2 इज टू -2 इज टू -1, ठीक है। नहीं नहीं 1 इज टू -2 इज टू -2, ठीक है। चलो वैसे भी देखो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसमें हाफ से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है, तो क्या बोलोगे, 1 इज टू -2 इज टू -1, ये है। ये भी लिख लो आप, इसी के नीचे लिख लेना। यहाँ पे अगर एक छोटा सा स्पेस बचाओ या तो वहां पे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो।
कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है प्लस जेड ई, और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम रिजल्ट डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, ये वी वेलोसिटी से घूम रहा है, इसकी रेडियस है आर। क्या पूछा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, उसको क्या बोलते थे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, फिर से यहीं पे आ गया, तो जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो आएगा nth ऑर्बिट में क्या आएगा, 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डिवाइडेड वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी से। तो टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था, एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल था, जेड बाई एन। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो जो टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट आएगा क्या, प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। समझ में आएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते थे, बराबर क्या होता था, एम वी आर, जो कि किसके बराबर होता था, एन एच अपॉन में 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो, हाँ, एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ पे देखो जेड पे डिपेंड कर रहा है क्या कहीं पे, एटॉमिक नंबर नहीं ना, तो क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ऑफ जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। चलो, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लीनियर मोमेंटम पूछ लिया, तो वेलोसिटी इनटू मास, ये तो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता था, जेड बाई, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल होता था, जेड बाई एन, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट करंट एसोसिएटेड, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो इसके साथ क्या एसोसिएट होगी, करंट होगी ना। भाई कितनी स्पीड से घूम रहा है, 2.2 इंटू 10⁶, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, c/100, ठीक है, लगभग लगभग। तो इतनी स्पीड से घूम रहा है ये, तो जब ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जब चार्ज मूव करता है तो करंट मिलेगा, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो करंट जो एसोसिएटेड होगा क्या होगा, आपने लोगों ने पढ़ा क्यू बाई टी, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय टी, और चार्ज क्यू, और चार्ज कितना था, ई डिवाइडेड बाई टी। तो जो करंट आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, चार्ज तो सर एक फिक्स क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है, तो जो करंट प्रोपोर्शनल होगा 1/टी होगा, और टी किसके प्रोपोर्शनल था, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो ये किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाँ, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसके ही प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टी, पता है 2 पाई r/v, तो क्या लिखोगे, ई अपॉन में 2 पाई r n डिवाइडेड बाई वी एन, तो ऊपर चला जाए क्या जाएगा, ई वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू, ये आ गया करंट क्या। अब मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सारा बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी पिछली बार टेस्ट हुआ था ना, क्या था, करंट इंटू एरिया, याद आ रहा है, करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एरिया क्या है, जल्दी से बताओ, पाई आर स्क्वायर, एरिया, एरिया, तो बराबर करंट क्या है, ई वी अपॉन में 2 पाई r n इंटू एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर एन से आर एन कैंसिल, और कुछ यहाँ पे मिल रहा है, अच्छा ये पूरा टर्मिनोलॉजी क्या था, चलो कोई बात नहीं, लिख लो, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या क्या, हार ई वी, ठीक है, ये आएगा क्या, v किसके प्रोपोर्शनल होता था, जेड बाई एन, ये एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल टू
ये हाफ ई तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता था, जेड बाई एन के, और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता था, एन स्क्वायर बाई जेड के। तो जेड से जेड कैंसिल, एन से एक एन कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। चलो ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है। आपको पता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा 1:-1। आपको पता है टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी, क्या आया था बताओ, -1:-2:1, काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी -2 और टोटल एनर्जी -1। तो टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टोटल, तो काइनेटिक अपॉन में टोटल क्या होगा ये पता करना। काइनेटिक एनर्जी इज टू क्या आएगा, 1:-1, ये आएगा नीट 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया आपको, टोटल एनर्जी गिवन, टोटल एनर्जी बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिस्पेक्टिवली, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, माइनस का टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का टोटल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी आपको पता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। चलो अब क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, टोटल एनर्जी दिया है माइनस, यहाँ पे क्या लिखा माइनस का 3.4, आपको ऐसे ध्यान में रखना है, माइनस है ये प्लस आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया आपका ट्वाइस, टोटल एनर्जी कितना -3.4, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो सभी लोग फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नीट 2022 में आया क्वेश्चन, अच्छा आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 2, ग्राउंड स्टेट को क्या बोलते थे 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3। ये भी मैं आपको एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, चलो क्वेश्चन पहले आ गया तो कोई बात नहीं। अगर मान लो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, क्या है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या आएगा n+1, कितना आ गया 3। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या आएगा 1+1, n की वैल्यू ये आएगा n, ठीक है। चलो if let T1 and T2 be the energy of a neutron the first and second excited state of hydrogen atom, ठीक है, respectively, कौन सा आ रहा है फोर्थ, द रेशियो ऑफ T1 is to T2, तो टी टोटल एनर्जी जो आता तो क्या आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड कांस्टेंट है सर, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो T1 अपॉन में T2 क्या लिखोगे n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में मतलब n2 की वैल्यू ये है और n1 की वैल्यू ये है, तो क्या लिखोगे 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो क्या आ गया 9 अपॉन में 4, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये मैंने करवा ही दिया था आपको, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, याद करो बी बैच,
मोमेंट ऑफ मास क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मास क्या होता था, मास मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंट ऑफ मास मोमेंट होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ मास मोमेंट। भाई अगर मैं बोलूं मास मोमेंट बताओ, तो क्या करते थे, मास में आर से मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। अब मोमेंट ऑफ मास मोमेंट, ये मास मोमेंट है, मोमेंट ऑफ मास मोमेंट फिर से आर से मल्टीप्लाई करो, क्या है, एम आर स्क्वायर। और उसको हम क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, कौन सा, ठीक है देख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, और इसका मोमेंट मतलब आर से मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई। और ये क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम, और ये किसके बराबर होता था, एन एच अपॉन में 2 पाई। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट, एन की वैल्यू क्या है, 4, ये एन है, तो क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम बराबर 4 इंटू एच अपॉन में 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2h अपॉन में पाई। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सॉल्व करो, कैसे तबीयत, ठीक है, चलो जो छूट गया उसके लिए मैं नोट्स वगैरह करिए इस क्वेश्चन में। सभी लोग बोल रहे हैं रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, रेडियस आर है, तो फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस पूछ ली। ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ ही हो रहा है ना, सबके साथ, 11th रिपीटर सब परेशान होते हैं बच्चे, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है, पहली चीज तो हम आंसर इसलिए करेक्ट करवा दें, क्लास में डाउट इसलिए लेता हूँ कि कोई भी करेक्शन हो उसको अपडेट करो। फिजिक्स में शायद था नहीं इस बार, एक दो था, उसको कर दिया करेक्ट मैम ने, उसको चेक कर लो। नहीं बोनस नहीं था, कर दिए, ठीक, चलो। इफ रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, देखो रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब सेम एटम की बात हो रही, सेम एटम के लिए ही हमने रेडियस पूछ लिया है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर वन अपॉन, बातें नहीं, आर वन अपॉन में आर टू बराबर एन वन स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट की मान लो पूछ लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर वन आर है, मान लो थर्ड ऑर्बिट की, और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस मान लो पूछ लिया आर टू बराबर एन वन की वैल्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। आर टू की वैल्यू यहां से आ जाएगी 16r/9, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। ये देखो आप लोग, the ratio for the speed of the electron in the third orbit of the helium to the speed of the electron in the third orbit of the hydrogen atom will be, हीलियम है और हाइड्रोजन है, दो अलग अलग, यहाँ हीलियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या जैसे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, He प्लस, खैर कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, सॉल्व करो, दोनों के लिए ही ऑर्बिट सेम है, थर्ड थर्ड, ठीक है, उसके लिए भी थर्ड है, इसके लिए भी थर्ड, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जेड के, ठीक है। ये सब एटॉमिक सेक्शन पढ़ा हुआ, ठीक है, चल। तो v, ये तो सर सेम हो गया थर्ड, चलो कोई बात नहीं, रख लो v1 फॉर हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ऑफ हीलियम क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई थर्ड। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, अब डिवाइड कर दो, क्या रहे, 1/3 से 1/3 कैंसल, तो यहां से आएगा वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2 अपॉन में, यार आ गया, कहाँ है ऑप्शन, अरे सर ऑप्शन नहीं दिख रहा, 4, चलो ज्यादा फोर्स करने से भी चीजें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जो करने को अपने आप अकल ठिकाने आती है, और जब वो अपने आप आती है तो सब अच्छा करते हैं, ठीक है। तो हम भी जब स्कूल में थे तो हमें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था, बहुत क्रिकेट खेलता था। किसी को अगर पता हो ना, दीपक कहाँ पे, उसी ग्राउंड पे मिलेगा, ठीक है, चले जाओ, ठीक है। और क्रिकेटर मैं बहुत अच्छा था, ठीक है। ये देख लो ना, ये जो उंगलियां मेरी टेढ़ी हो गई है, ये सब मेरी तरह फील्डर और मेरी तरह बैट्समैन कोई नहीं था,
मतलब मेरे एरिया में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में लोग आते थे, चलो खेलने चलो साथ में। और तब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो धीरे धीरे ना दादाजी ने बोला यार इसको बार बार फोर्स करता हूँ, पढ़ पढ़, ये नहीं पढ़ रहा। दादाजी ने बोला यार जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, बार बार फोर्स, दो चार बार बोलते थे बस वो, बस दो चार बार, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। और सच बात है, दादाजी ने बोलना छोड़ दिया, दो चार बार बोले। हाँ मैं भी पढ़ता, उतना नहीं था, खेलना कूदना तो बचपन में सभी खेलते कूदते। मैं भी पढ़ाई लिखाई किया। एट्थ क्लास के बाद मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ आपको, एट्थ क्लास में मैंने ये पढ़ लिया था, ट्वेल्थ की चीजें ऐसे से। क्यों? क्योंकि फादर और सिस्टर जितने भी थे सबके सबके बुक्स एक ही लाइब्रेरी में पड़े होते थे। और मेरे को कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं था कि मुझे आज ये करना है। मैं बजाता तो मुझे बस दिख गया कौन से बुक में ज्यादा डायग्राम है, वो बुक उठा लेता था, फिर वही बुक पढ़ता रहता। क्योंकि बच्चे डायग्राम से ही तो सीखते हैं ना। हाँ इसमें ज्यादा पिक्चर, अब जैसे कुछ दादाजी किताबें पढ़ते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता था, ये अच्छी नहीं लग रही है, फिर वही बुक डायग्राम के फॉर्म में लेके आए, पढ़ रहे थे। धीरे 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 इंटरेस्ट जागता गया। ठीक, स्टूडेंट को, जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वेरी कर सकता है टीचर टू टीचर, कि स्टूडेंट को अच्छे से पता होता है उसको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता है उसको अपना टाइम कहाँ पे चैनलाइज करना है। ठीक है, तो आप लोग खुद स्मार्ट हो, अकॉर्डिंगली करो, तुम्हारे लिए जो भी अच्छा है। वी आर जस्ट हियर टू हेल्प यू, ओके, टू अचीव योर ड्रीम। जैसे भी करके आपको कॉलेज में पहुंचा देंगे, उसके बाद जो भी आपको करना है करो। तो क्वेश्चन देखा कितनी इजीली निकल गया आप लोगों से। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये ऑन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये अब आगे का कुछ अच्छा टॉपिक है। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्या एनर्जी रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो फोटोन के फॉर्म में हम मानते थे एक्सप्लेन करने के लिए फिनोमेनन को। ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन, लिखो यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HEL, टू लोअर एनर्जी लेवल in the form of electromagnetic radiation. Energy is released in the form of electromagnetic radiation. बच्चे काफी क्लास छोड़ के भाग रहे थे क्या? क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है ये सब इसलिए बोला कि वो लोग क्लासेस छोड़ दे रहे थे। कोई बात नहीं। When electron jumps from higher energy level to lower energy level, energy is released in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, चलो। तो आपको मैंने ये बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट लग रहा है क्या? ये बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। इधर ध्यान दो सभी लोग, ये मान लो हायर एनर्जी लेवल है और ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। ये हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। मान लो इसकी एनर्जी है E2 और इसकी एनर्जी है E1। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ से ये जंप किया, आया ग्राउंड स्टेट में E1, तो क्या करेगा? ये एनर्जी का रिलीज करेगा और वो उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, यही एनर्जी हमने मेटल सरफेस से इंसिडेंट कराई थी, तो इलेक्ट्रॉन निकला था, याद आ रहा है? अच्छा, ये जो एनर्जी है डेल्टा E, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूंगा? E2 माइनस E1, इनके बीच का गैप ही तो है भाई। ये एनर्जी, यह यहाँ पे गया कैसे होगा? ग्राउंड स्टेट में कोई फोटोन आया, वो एनर्जी लेके यहाँ चला गया। अब यहाँ पे रुकता नहीं था, कुछ समय के बाद ये वापस आता था। वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा? जितना इनका गैप है ना, E2 माइनस E1। और डेल्टा E बराबर क्या लिखोगे? HC बाई लैम्डा, HC बाई लैम्डा बराबर, यही तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, HC बाई लैम्डा।
इधर ध्यान देना सभी लोग। अच्छा ये जो E2 है क्या लिखूंगा? हाँ क्या लिखते थे E2? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, फिर इधर पूरा वो रहता था। तो क्या लिखेंगे हम? -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। मान लो ये n बराबर 1 है, ये मान लो n बराबर 2 है। N2 स्क्वायर माइनस माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस, तो एच सी बाई लेमडा, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, एच सी बाई लेमडा बराबर क्या होगा? 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर 13.6। तो 13.6 यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। 13.6, देखो आप लोगों को कुछ बोलता है ना मेरा बुरा, मैं लड़ जाता हूँ। ठीक है, मैं कई बार तो खान सर को ये पूछ कर देता हूँ, अरे सर शांत रहिए, है ना? और आप लोगों ने ये देखा भी होगा, मैं मुंह पे ही बोलता, अरे नहीं सर बच्चे ठीक है कर लेंगे सर, देखता हूँ ना। तो क्योंकि मुझे पता है नेसेसरी प्रेशर क्यों दे रहे बच्चों को, बच्चे वैसे ही इतना ज्यादा कर। अरे वो बच्चों की लाइफ जी के देखो ना, आपको तो बोलना है बस, जो कर रहा है जो फ्रेम में उसके ऊपर कितना प्रेशर है वो बच्चा ही जानता है। हम भी थे, हमारे ऊपर जैसे हम तो जैसे हमारे फादर क्या कहते, रिलेटिव्स आ गए, कभी कभी फंक्शन में घर जाते थे, रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, फूफा साहब भाई वो सब कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए। हाँ बेटा लेके आओ जी मेंस का जी एडवांस का पेपर सॉल्व करो। 3 घंटे तक बैठ के मैं वहां पे सॉल्व करता हूँ। और मुझे याद है मैंने सॉल्व किया, मैं पढ़ने गया था, 11th में था उस वक्त, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन ले लिए। मेरे 103 मार्क्स आए 360 में। और पापा ने बोला भाई इस नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और रियलिटी तो ये है 200 पे ही सिलेक्शन हो जाता था उसमें। और मेरा 200 पे ही सिलेक्शन हुआ था, 217 मार्क्स आए थे, क्योंकि 50% से ज्यादा स्कोर कर तो सिलेक्शन हो जाता था। अब वहां पे बेइज्जती पूरे रिलेटिव्स के सामने, ये पढ़ रहा है तुम्हें तो वहां पे सिर्फ खा रहा है और सो रहा है बाहर, है ना, पढ़ नहीं रहा, जबकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता था। तो मेरा वो लेवल नहीं था उस समय ब्रेन का। तो एज यूजल, है ना, ये टीयर्स ऐसे गिर रहे थे नीचे, फिर सिंपैथाइजर आ गए, अरे बेटा कोई बात नहीं, है ना हम। अब मैं रो रहा था उस वक्त खड़े होकर। तो मुझे पता है भाई ये सब इनको लगता है बाहर से ऐसा है। एक बार